दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि आपने कोई ज़मीन खरीदी है और उस ज़मीन को खरीदने के लिए जो पैसा दिया है उसको आपने एक साधारण स्टाम्प पेपर पर लिखवा लिया है। आपने उस स्टाम्प पेपर का एग्रीमेंट जो बनाया उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया है और अब थोड़ा समय व्यतीत हो जाने के बाद जिसकी वो लैंड है वो व्यक्ति आपको मना कर रहा है कि मैं बैनामा नहीं करूंगा, या उसकी डेथ हो गई है तो उसके बच्चे मना कर रहे हैं, उसके जो उत्तराधिकारी हैं वो रोक रहे हैं कि अब मैं इस जगह का बैनामा नहीं करूंगा, आपको जो करना हो कर लीजिए। ऐसी स्थिति में दोस्तों आपके पास क्या विकल्प प्राप्त हैं और क्या करेंगे आप, आज इसी संबंध में ये वीडियो है। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति से कोई ऐसा बातचीत होती है, कोई ऐसा मामला बनता है कि आप कोई जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं और वो व्यक्ति आपसे खुशी खुशी उस समय तो बहुत उतावला रहता है पैसे लेने के लिए, और पैसे वो किसी विधि से ले भी लेता है, चाहे वो कैश ले ले, चाहे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा ले, चाहे चेक ले ले, चाहे डीडी ले ले, या आपने उसे पहले से ही दे रखा है। तो जब ये बात हो जाती है, क्लियर हो जाती है, एक अमाउंट फिक्स हो जाता है कि इतना पैसा लेने के बाद हम अपना बैनामा कर देंगे, तो उसको अधिकांश लोग एक स्टैम्प पेपर पर लिखवा लेते हैं या पूरा कंप्लीट लिखवा लेते हैं, उसकी रजिस्ट्री करा लेते हैं। आपने एग्रीमेंट नहीं लिखाया है और उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, और आपने केवल एक स्टैम्प पेपर पर उसके साइन करा लिए हैं, फोटो लगा लिए और लिख लिया है कि मैंने इतना इतना पैसा प्राप्त कर लिया है और मैं 2 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में, अधिकतम 3 साल में इनको बैनामा कर दूंगा। वो टाइम भी पूरा हो रहा है और वो व्यक्ति किसी दूसरे को विक्रय करने जा रहा है, आपके लिए मना कर रहा है कि नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप लोग क्या करें, क्या प्रिकॉशंस अपनाए होते तो कोई समस्या नहीं होती। और मेरा मशवरा है कि ऐसी स्थिति में आप ऐसा लीगल काम करिए जिससे आपकी दुश्मनी भी ना बढ़े, मुकदमेबाजी ना हो, कहीं आपका पैसा ना फंस जाए, क्योंकि लैंड के ट्रांजैक्शन बड़े होते हैं, काफी लंबे धन का लेन देन होता है और लोग सर्किल रेट से ज्यादा मांगते हैं। अभी आप कहीं मकान लेने जाएं, हमारे यहाँ कानपुर में ही 10 लाख रुपए का मकान है जिसकी सर्किल रेट से कीमत है, चाहे केडीए का हो या उत्तर प्रदेश आवास विकास का हो, और उसमें लोग 20 लाख 25 लाख माने 50% एक्स्ट्रा मांगते हैं, कहीं कहीं 100%, कहीं कहीं 200% एक्स्ट्रा मांगते हैं। 10 लाख रुपए कीमत है, 30 लाख रुपए बता रहे हैं। तो वो आपको बहुत समझाएंगे, बताएंगे कि हमें इतना नहीं, इतना चाहिए, और अगर आपने थोड़ी सी चूक कर दी, बिना एग्रीमेंट के, बिना एग्रीमेंट रजिस्टर कराए आपने कुछ भी अमाउंट दे दिया, तो निश्चित है कि आप फंस गए और बाद में ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि मकान भी आपके हाथ से जाएगा और आप मुकदमेबाजी में फंस जाएंगे। बहुत जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं, मर्डर तक हो जाते हैं लोगों के। तो प्रॉपर्टी लेते समय एक विशेष बात ये ध्यान रखें कि सबसे पहले तो आप रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराएं, ताकि लीगली वो व्यक्ति बाउंड हो सके, माने विधिक रूप से। और दोस्तों इसलिए मैं कुछ जो अंग्रेजी शब्द बोल देता हूं, क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूं और ये प्रैक्टिस में ये वर्ड यूज होते हैं कोर्ट में, तो याद आ जाता है, तो हिंदी भी बता देता हूं, ताकि दोस्तों वीडियो तो सभी लोग देखते हैं, सभी लोग इतना नहीं अंग्रेजी समझते कि उस बात को समझ जाएं। तो उनको विधिक रूप से कम बाउंड कर दीजिए, माने बाध्य कर दीजिए कि आपको जो बात हो रही है, आपसे आपसे जो पैसा लिया जा रहा है उसके बदले में आपको वो प्रॉपर्टी मिल सके। दोस्तों सबसे पहले तो आप बाउंड कर लीजिए। दूसरा, अगर आप नहीं कर पाते हैं, केवल 100-200 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिखा हुआ है और उसके सिग्नेचर हैं, फिर भी वो व्यक्ति नहीं तैयार है बैनामा करने के लिए, तो आप उसको सबसे पहले एक लीगल नोटिस भिजवाइए, किसी अधिवक्ता से, किसी एडवोकेट साहब से बात करके ये पूरी अपनी समस्या बताइए, और ये भी लिखिए उसमें कि मोड ऑफ पेमेंट क्या था। और दोस्तों पैसा आप तो जहां से लाए होंगे तो आपका तो रिटर्न में ही होगा। जैसे रिटर्न में कैसे होता है, आपने अपने किसी रिश्तेदार से उधार लिया है तो बैंक में डलवाया होगा, तो आपके बैंक से जब आपने पैसा निकाला था तभी दिया है, तो आपके बैंक का स्टेटमेंट और आप अपने पास रखें। आप एक लीगल नोटिस इस बाबत भिजवाएं कि आपको इतना पैसा इस दिन इस लैंड के बाबत दिया गया था, जिसका आपने ये एक एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट आप ही ने रजिस्टर कराने से मना कर दिया था,
कि मैं बहुत जल्दी इसका बैनामा कर दूंगा, आप पूरा धन ले चुके हैं और फला फला डेट तक या फला फला डेट को आप इसका बैनामा कर दीजिए, अन्यथा आपके विरुद्ध सिविल कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माने संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए आप पर वाद लाया जाएगा। दोस्तों, संविदा का विनिर्दिष्ट पालन क्या है? जैसे दो लोग जब कोई ऐसी बात करते हैं, बात पक्की कर लेते हैं और वो ऐसी बात है जिसको करने के लिए वो लीगली बाउंड है, तो वो अपनी उस बात से पीछे नहीं हट सकते, कोर्ट द्वारा उसको इन्फोर्स कराया जाएगा, बशर्ते वो संविदा जो है वो संविदा पूर्ण होनी चाहिए, किसी विधि के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, सक्षम व्यक्तियों द्वारा की जानी चाहिए, माने स्वस्थ मस्तिष्क हो, उनका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो, उसमें एक प्रतिफल होना चाहिए और एक टाइम पीरियड होना चाहिए कि इतने दिनों में इस तरीके से हो रहा है। तो जब वो लीगली बाउंड हो जाएंगे तो आपको नोटिस चला जाएगा, उनका सही पते पर उनको तामीली हो जाएगी। फिर भी अगर वो इधर उधर भागते हैं तो फिर आपके पास एक ही विकल्प है, आप वहां झगड़ा ना करके कोर्ट की मदद लें और कोर्ट के माध्यम से आप इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटा लें। इसमें उनको रोकने का भी प्रोविजन है कि इनको रोक दिया जाए। न्यायालय में ये प्रेयर की जाती है, 3 प्रेयर की जाएगी मुख्य रूप से। पहली तो होगी कि इनको, क्योंकि ये लीगली बाउंड है, इन्होंने हमसे पैसा लिया है और इस बाबत लिया है, तो इनको आदेशित किया जाए कि ये हमें इस निश्चित समय तक या न्यायालय द्वारा जो भी एक टाइम दिया जाए उस समय तक ये इस लैंड का विक्रय पत्र निष्पादित कर दें। दूसरा, उनको मना कर दिया जाए, उनको रोक दिया जाए या निषिद्ध कर दिया जाए कि जब तक ये इस स्पेसिफिक लैंड को या जो भी वो मकान, जमीन या जो भी प्रॉपर्टी है उसका ये विक्रय ना करें और ना ही अन्य किसी प्रकार से अंतरित करें और ना ही इस पर कोई ऋण या भार उत्पन्न करें। दोस्तों, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति आपसे भी पैसा ले चुका है, किसी दूसरे को बेच देगा। हमारे पास बहुत सारे लोग कमेंट्स बॉक्स में यही मैसेज भेजते हैं कि एक एग्रीमेंट था, अब उसका टाइम पूरा हो गया तो हमें ना दे करके किसी दूसरे को दे दिया, 3-3, 4-4 रजिस्ट्रियां हो गई। और लोग ऐसे भी पूछते हैं, वो सरकार को या किन्हीं न्यायपालिका को, अधिवक्ताओं को या समाज को दोष देते हैं कि ऐसा हो गया। दोस्तों, किसी अन्य व्यक्ति को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आप में सुधार करिए। जिस व्यक्ति को आप पैसा दे रहे हैं उस व्यक्ति की हकीकत क्या है ये तो आप ही को देखना है। ट्रांजैक्शन तो आप करने जा रहे हैं, कोई दूसरा तो बेईमानी के लिए बैठा ही है। जिस व्यक्ति को मौका नहीं मिला है बेईमानी करने का वही ईमानदार है, बस यही थीम लागू है। तो आप उसको ठीक ढंग से देखिए, पता लगाइए, किसी एडवोकेट महोदय से संपर्क रखिए, उसका सब कुछ दिखवा लीजिएगा। इसके बाद उन्हें पैसा इस विधि से दीजिए और इसके बाद ही ट्रांजैक्शन करिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कोर्ट का सहारा है। हालांकि कोर्ट में मुकदमे बहुत लंबे चलते हैं, लेकिन इस पर भी हमने एक वीडियो नंबर 18 बना रखा है। उसमें हमने बताया है कि किस तरह से बहुत स्पीडी ट्रायल कराया जा सकता है। सिविल के मुकदमे भी तत्काल बहुत जल्दी निपटाए जा सकते हैं। तो फिर आप इसी तरीके को अपना करके बहुत जल्दी से मुकदमा निपटवा लें और उसको स्टे करा लें और वो जगह आपको प्राप्त हो जाए। मैंने कई ऐसे केसेस हैं जो जीते हैं, केवल इसी बाबत जीते हैं कि एक उनका एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट होकर के जिस व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट हुआ उसको ना दे करके किसी दूसरे व्यक्ति को बैनामा कर दिया गया और ये बताया गया कि हम आपका इंतजार करते रहे। बाद में मिथ्या साक्ष्य गढ़े जाते हैं कि हम तहसील में जाते रहे, बैठे रहे, आप आए नहीं, दिया नहीं। बहुत सारी बातें होती हैं और समय लग जाता है 10 साल का। इसके बाद होता तो वही है, जमीन आपको ही मिलती क्योंकि आपने पेमेंट दिया था। तो दोस्तों, दोनों पार्टियां भी डेथ हो जाती है उनकी, इतना लंबा चलता है। तो दोस्तों, मेरा मशवरा यही है कि आप पहले खूब जांच पड़ताल कर लें, परख लें, देख लें, इसके बाद ही कोई ट्रांजैक्शन करें। और अगर ट्रांजैक्शन हो भी गया है तो उसमें फिर यही विधि अपनाएं। मुझे लगा कि आप लोगों को ये जानकारी देनी जरूरी थी, इसलिए दे दी। नमस्कार।